नमस्कार। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र की पूरी नींव तय करता है। आज हम उन संस्थाओं की चीरफाड़ करने जा रहे हैं जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ हैं, यानी राजनीतिक दल। देखिए, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र को सही मायनों में समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पार्टियां आखिर काम कैसे करती हैं, इनका बुनियादी ढांचा क्या है और इनमें क्या कमियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके मन में शायद एक बहुत ही बुनियादी सवाल आए। क्या वाकई लोकतंत्र इन राजनीतिक दलों के बिना काम कर सकता है? अक्सर हम और आप इन्हें सिर्फ शोर मचाने वाला या महज एक परेशानी का कारण मानते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या इनके बिना हमारे इतने विशाल और जटिल देश का प्रशासन सुचारू रूप से चल पाना मुमकिन है? आज हम इसी धारणा को चुनौती देंगे और गहराई से इसका उत्तर तलाशेंगे। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इसे एक शरीर और उसके स्वास्थ्य के नजरिए से देखेंगे। शुरुआत होगी एक पार्टी की संरचना या एनाटॉमी से। फिर हम इसके जीवनदायिनी कार्यों को समझेंगे। इसके बाद पार्टी इकोसिस्टम, फिर भारतीय संदर्भ और आखिर में इस व्यवस्था की बीमारियों का निदान और सुधार के उपाय। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, पार्टी की संरचना। आखिर ये राजनीतिक दल होते क्या हैं? देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो राजनीतिक दल महज लोगों की कोई भीड़ नहीं है। ये एक बाकायदा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के एकदम साफ मकसद से एक साथ आता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ढांचा है जो समाज के सामूहिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है और फिर सत्ता प्राप्त करके उन नीतियों को जमीन पर उतारने का प्रयास करता है। चलिए इस कंकाल या बुनियादी ढांचे को थोड़ा और आसान बनाते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, नेता, जो नीतियां तय करते हैं और सारे बड़े फैसले लेते हैं। दूसरा, सक्रिय सदस्य, जो इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने और संगठन को चलाने का भारी काम करते हैं। और तीसरा, अनुयायी या समर्थक, जिनका समर्थन किसी भी पार्टी के अस्तित्व की असली ताकत होता है। इन तीनों के बिना कोई भी दल खड़ा ही नहीं रह सकता। अब आते हैं भाग 2 पर, पार्टी के कार्य। लोकतंत्र रूपी इस शरीर को जिंदा रखने वाला लाइफ ब्लड। तो भाई, ये पार्टी आखिर करती क्या है? इनके काम एकदम स्पष्ट है। ये सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, ये जनता के सामने अपनी अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम रखती हैं ताकि वोटर्स के पास एक सार्थक विकल्प हो। इसके अलावा देश के लिए कानून बनाना, चुनाव जीतकर सरकार बनाना और उसे चलाना भी इन्हीं का काम है। और वो दल जो चुनाव हार जाते हैं, उनका काम और भी जरूरी है। वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, सत्ताधारी दल की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए, कानून बनाना। जरा सोचिए, अगर विधायिका में बैठा हर नेता अपनी मर्जी से कानून बनाने लगे या वोट करने लगे तो क्या होगा? घोर अराजक था। इसीलिए कानून निर्माण में पार्टी की भूमिका सबसे अहम है। व्यक्तिगत राय चाहे जो भी हो, सदस्य मुख्य रूप से अपनी पार्टी के निर्देश पर ही वोट करते हैं। बिना इस सिस्टम के कोई भी एकीकृत राष्ट्रीय नीति या कानून बनाना अकल्पनीय हो जाएगा। भाग 3, वैश्विक व्यवस्था। दुनिया भर में पार्टियों का इकोसिस्टम कैसे काम करता है? अगर हम दुनिया भर में देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती हैं, जो इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। पहली है एक दलीय व्यवस्था, जहां शासन सिर्फ एक ही दल के हाथ में होता है, जैसे कि चीन। इससे सच्चा लोकतांत्रिक विकल्प नहीं माना जाता। दूसरी है 2 दलीय व्यवस्था, जहां सत्ता मुख्य रूप से 2 प्रमुख दलों के बीच ही घूमती रहती है। अमेरिका और ब्रिटेन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और तीसरी है हमारी बहुदलीय व्यवस्था, जहां अनेक दल सत्ता की दौड़ में शामिल होते हैं और अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं। अपना भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भाग 4, भारतीय संदर्भ। चलिए अपने देश के राष्ट्रीय दलों की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, कोई भी पार्टी उठकर राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? बिल्कुल नहीं। भारत में चुनाव आयोग के नियम बहुत ही कड़े हैं। एक तरह से यह एक मुश्किल परीक्षा है। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए लोकसभा चुनाव में या कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल पड़े वोटों का 6% हासिल करना अनिवार्य है। और हां, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही उसे लोकसभा में से कम 4 सीटें भी जीतनी होती हैं। तो इन कड़े पैमानों पर कौन खरा उतरता है?
2017 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे। इनमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हैं। ये वो दल हैं जिनका पूरे देश में एक व्यापक आधार है और जो हमारी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करते हैं। भाग 5 व्यवस्थागत चुनौतियां। अब सब कुछ इतना परफेक्ट तो है नहीं। आइए उन बीमारियों का निदान करते हैं जो इस ढांचे को कमजोर कर रही हैं। आजकल हर कोई राजनीति से थोड़ा बहुत नाराज रहता है ना? इस राजनीतिक शरीर को मुख्य रूप से 4 बीमारियां जकड़े हुई हैं। पहली है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, जहां ताकत सिर्फ चंद शीर्ष नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। दूसरी है वंशवाद, जहां शीर्ष पदों पर अक्सर एक ही परिवार का कब्जा रहता है। तीसरी बड़ी बीमारी है चुनावों में पैसे और बाहुबल की घुसपैठ। और चौथी है जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति। ये चौथी चुनौती सच में बहुत ही दिलचस्प है। एक समय था जब अलग अलग पार्टियों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हुआ करती थीं, लेकिन आज दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि प्रमुख पार्टियों की नीतियां एक दूसरे के बेहद करीब आ गई हैं। बुनियादी मुद्दों पर अंतर बहुत ही कम रह गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव के वक्त मतदाताओं के सामने अक्सर कोई सार्थक विकल्प ही नहीं बचता। भाग 6 सुधार के उपाय। बीमारियां जान ली, अब देखते हैं इनका प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली और बहुत ही असरदार दवा है दल बदल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। निर्वाचित विधायकों और सांसदों को महज मंत्री पद या पैसे के लालच में दल बदलने से रोकने के लिए ये नियम लाया गया था। नियम एकदम सीधा है। अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ता है तो उसे अपनी जीती हुई सीट भी गंवानी पड़ेगी। इस एक कदम ने नेताओं की खरीद फरोख्त पर काफी हद तक लगाम लगाई है। दूसरी बड़ी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य की है वो है हल्फनामा या एफिडेविट। राजनीति में पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी था। अब चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होती है। इससे हमें और आपको यानी मतदाताओं को वोट देने से पहले उम्मीदवार की असली तस्वीर देखने का मौका मिलता है। अब जो कदम उठाए जा चुके हैं उनके अलावा भविष्य के लिए भी कुछ सुधार सुझाए गए हैं, जैसे कि पार्टियों के आंतरिक कामकाज के लिए सख्त कानून बनाना, महिलाओं के लिए एक तय कोटा रखना और चुनाव प्रचार का खर्च खुद सरकार द्वारा उठाना। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। दलों को जरूरत से ज्यादा कड़े नियमों में जकड़ने के कुछ उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं पार्टियां अक्सर कानूनों से बचने का कोई ना कोई नया रास्ता निकाल ही लेती हैं। तो आखिर में इस पूरी संरचना, इन कमियों और इन सारे सुधारों को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। क्या खराब राजनीति का सबसे बड़ा और आखिरी इलाज सिर्फ हम और आप हैं? क्या नागरिकों की अधिक और बेहतर भागीदारी ही एकमात्र रास्ता है? देखिए, लोकतंत्र की क्वालिटी इसी बात पर निर्भर करती है कि आम जनता इसमें कितना हिस्सा लेती है। सिर्फ बाहर खड़े होकर शिकायत करने से सिस्टम नहीं बदलता। इसके लिए जागरूकता और सक्रिय भागीदारी चाहिए। तो अगली बार जब आप वोट डालने जाएं, तो ये जरूर सोचिएगा, क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या इस लोकतंत्र के एक बहुत ही अहम और सक्रिय हिस्सेदार? हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए